विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के जसवंतगढ़ इंस्टीट्यूट पर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो कक्षा चल रही है वो बीए आपके फर्स्ट ईयर में जो छंद परिचय भाग 3 हमने कल तक है वो पढ़ लिया। आज हम छंद परिचय या छंद जो ज्ञान है उसका भाग 4 में हम देखेंगे। विगत जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा कि छंद है वो उसकी क्या जातियाँ होती है, छंद के जो आपके जो भेद है, वर्गीकरण है जो हमने पढ़ा। मात्रिक छंद है, आपके वर्णिक छंद है, उनको आपके जो सम छंद है, अर्ध सम छंद है, विषम छंद है, दंडक और साधारण जो दंडक छंद है उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, उनकी परिभाषा इत्यादि हमने ज्ञान हम किया। आज हम जो छंद के विषय में आगे चर्चा करने वाले हैं उनमें हम छंद शास्त्र संबंधी शब्दावली क्या क्या काम में आती है वो जानकर लेंगे। छंद शास्त्र की प्रमुख शब्दावली, इसके बगैर छंद को समझना कठिन है। तो ये प्रमुख शब्दावली है। उसमें पहला नाम आता है यति का, यानी छंद की यति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो छंद की यति किसको कहेंगे? तो यतिर विच्छेद संहिता, यतिर विच्छेदा, यतिर विच्छेद संहिता। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने यति के बारे में कहा है कि यति का अर्थ होता है आपका, यानी छंद वाचन करते समय जो नियत स्थान है उस स्थान पर ठहरना या फिर विश्राम करना, हम उसको छंद, उस ठहरना या जो निश्चित समय पर आप विश्राम जो करते हैं छंद वाचन करते समय वो यति कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यति के जो परिभाषा वो है कि छंद वाचन करते समय नियत यानी निश्चित स्थान पर विश्राम या ठहराव को यति कहते हैं। तो यति की परिभाषा, छंद वाचन करते समय जो निश्चित नियम, निश्चित जो स्थान है वहां पर विश्राम करना या ठहराव करना, रुकना, उसको हम क्या कहेंगे? यति कहेंगे। तो इस प्रकार से यति है वो एक तरह से स्वैच्छिक नहीं होती। यति के लिए जो हमारे संस्कृत के आचार्यों ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार यति होती है। हम अपनी इच्छा से यति को नहीं लगा सकते। यानी कहने का तात्पर्य है अगर कोई छंद का जो आरंभ है उस पर यति नहीं लगती। छंद का अगर आरंभ है तो उस आरंभ होते हुए छंद पर यति नहीं लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छंद है, छंद में जो यति है वो स्वैच्छिक नहीं होती, यादृच्छिक नहीं होती, अपितु छंद या तो यति है वो छंद के मध्य में या फिर अंत में लगती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, छंद की यति के बारे में हमने जानकारी की। जैसे एक मालूनी छंद का उदाहरण अगर हम लेकर के समझे इसको, जो कि एक वर्णिक छंद है, तो इसमें प्रियपति वह मेरा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, दुख जल निधि, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इस पद में अगर हम देखें तो
इस पद में अगर हम बात करें तो यति है वो मालिनी छंद में आपके ये जो 8 और 7 वर्णों पर यति है वो होती है। 8 और 7 वर्णों पर यति है वो होती है। तो यहाँ वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गई यति, 8 वर्णों पर यति हो गई। फिर आगे 1 2 आधा अक्षर है वो गिना नहीं जाता, पहले विद्यार्थी ध्यान देना, आधा अक्षर को गिना नहीं जाता वर्णिक छंद में। तो 3 4 5 6 और 7, तो इस प्रकार से ये 8 और 7 के क्रम में जो यति है वो हो गई 8 और 7 में। तो इसको हम जो के वाचन करते समय हमें इसको यहाँ रुकना है 8 पर और 7 पर। तो इस प्रकार से हमें ये यति है वो लगानी चाहिए। आगे अगर बात करें गति की, दूसरा जो बिंदु है छंद का, छंद शास्त्र की जो मुख्य बात है वो है यति के बारे में आपने समझ में आ गया होगा आपको कि छंद का वाचन करते समय जो निश्चित स्थान पर हमें रुकना है, ठहराव है, उसको हम क्या कहेंगे यति। कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो प्रिय पति वह मेरा, यहाँ का फिर प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी यति 8 और 7 पर लगानी है। आगे देखिए अब गति के बारे में। गति, गति का अर्थ क्या होता है, यानी किसी भी छंद का वाचन करते समय जो स्वर में जो आने वाला जो आरोह है या अवरोह है, यानी जो उतार या चढ़ाव होता है, उसको ही हम छंद में गति कहते हैं। तो छंद के वाचन करते समय स्वरों का आरोह है वह अवरोह है, आरोह है वह अवरोह है, यानी उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे, आरोह अवरोह है को गति कहते हैं, को गति कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी इसके बारे में कि गति क्या होती है। यानी छंद का जब वाचन करते हैं तो उसका जो आरोह अवरोह यानी संगीत की तरह उसका उतार चढ़ाव लय का होता है, तो उसको हम गति कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, और ये जो बात है वो मात्रे छंद में ज्यादा आवश्यक होती है। जैसे एक मैं उदाहरण लिखूं, बंदम बंदम गुरुपद, बंदम गुरुपद पदुम परागा, पदुम परागा, और सुरुचि सुवास, सुरुचि सुवास, सुरुचि सुवास, सुवास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। तो प्यारे विद्यार्थी वैसे तो देखो 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ गति क्या है। गति होती है जो स्वरों का क्या है आरोह और अवरोह होता है, वो गति कहलाती है। जैसे इस पद को हम बंदम गुरुपद पदुम पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर इस चौपाई को हम पढ़ते हैं, तो ये इस चौपाई में जो पढ़ना है वो क्या कहलाएगा। अब अगर इसकी मात्रा की बात, मात्रिक छंद है, चौपाई है, तो चौपाई है तो ये 16 मात्रा की है, मात्रिक छंद में 16 मात्रा की है ये। तो इसमें इसको हम वाचन करते समय उतार और चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे गति। जैसे बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इस प्रकार से हम कोई छंद का वाचन करते हैं आरोह के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ, उसको हम गति कहते हैं। आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये गति समझ में
में आ गई होगी इसकी। आगे छंद की होती है तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो है आपकी तुक। तुक क्या होता है छंद में? तो तुक के बारे में जानकारी कि छंद के जो चरणांत में यदि समान स्वर या समान ध्वनियां आए तो वो तुक कहलाती है। तो छंद के चरण के अंत में यदि समान ध्वनियों का प्रयोग होता हो, छंद के चरणांत, चरणांत माने चरणों के अंत में, चरणांत, छंद के चरणांत में यदि समान स्वरों का, यदि समान ध्वनियों का क्या हो, प्रयोग होता हो, प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग होता है तो वह तुक कहलाता है। तो ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तुक। चरण के अंत में आपको समान ध्वनियां, समान स्वर है वो मिलेंगे तो उससे क्या बन जाता है? तुक बनता है। यानी जैसे आप कोई भी चौपाई इत्यादि पढ़ते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ी, तो उसमें आप मान लीजिए गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराही, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराही, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इसमें जो तुक है वो क्या है? रघुराई और आई, इसमें जो है ये क्या है? तुक है। एक ही समान ध्वनियां है, समान स्वर आ रहे हैं, समान ध्वनियां आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया? तुक। तो ये आपको समझ में आ गया। चरण के अंत में आपको एक जैसे जो ध्वनियां वो मिलेगी, एक जैसे स्वर लगभग या ध्वनियां वो मिलेगी, तो वो हो गया तुक। तो तुक के बारे में जानकारी हुई। अब है चरण या पाद। चरण या पाद क्या होता है? देखिए, चरण या पाद, चरण या पाद छंद में क्या होता है? यानी गेय पाद चतुर्थो अंश, गेय पाद चतुर्थो अंश है। अर्थात अगर इसकी व्याख्या अगर करें, इसके बारे में बताएं तो अंश का क्या अर्थ होता है? भाग। अंश माने भाग, चतुर्थ माने चौथा, ठीक है, और पाद माने पद या पाद या चरण है उसको, और गेय का अर्थ होता है आपकी पंक्ति। यानी जैसे कोई भी पंक्ति है छंद की, उसमें जो चौथा पद का, चरण का जो चौथा भाग होता है उसको क्या कहेंगे? चरण। ठीक है। अमूमन मुख्यतः लगभग प्राय है एक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन 4 के अलावा 6 और 8 तक के चरण भी होते हैं। तो प्राय है वो 4 ही चरण माने जाते हैं, और वैसे 6 तक चरण है वो होते हैं, 6 या 8 तक हो जाते हैं। तो 4 से ज्यादा जो चरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? 4 चरण से ज्यादा के छंद को क्या कहा जाता है? गाथा छंद कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों की। प्राय 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और 4 चरणों में अगर उनसे भी ज्यादा है तो उस छंद को, यानी अगर 6 चरण की कोई छंद है तो वो गाथा छंद में इसका नाम उल्लेखित होगा। यानी जैसे अपने कुंडलियां छप्पे पढ़ते हैं तो वो गाथा छंद में आता है। तो छंद का जो चौथा भाग है उसको ही क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा का मतलब ये हो गई, इसकी परिभाषा कि छंद का चौथा भाग या अंश पाद या चरण कहलाता है, चरण कहलाता है। अब आगे बात करते हैं दल की। दल क्या है? तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 1 2 3 4 चरण होते हैं प्राय, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बता दिया, जो पहला और तीसरा होता है वो विषम होता है, दूसरा और चौथा होता है वो क्या होता है? सम, ठीक है। तो एक चरण में 4 होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं प्राय, और कई जगह में 6 का भाग भी होता है, 6 तक भी हो जाते हैं। तो वो 6 वाले जो चरण हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके गाथा में आते हैं, गाथा छंद
आगे जो है इसके बारे में दल। दल क्या है? दल है वो जो है किसी छंद को लिखते समय, किसी छंद को लिखते समय, छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाए, एक से अधिक चरण लिख दिए जाए। अधिक चरण लिखने पर या लिख दिए जाए तो वह दल कहलाता है। दल का अर्थ समूह हो गया, दल कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दल है, दल का अर्थ होता है समूह है, यानी किसी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में, यानी 4 चरण होते हैं, 4 चरण में 1 2, अगर एक ही पंक्ति में 2 आ गए ये, तो ये क्या कहलाएगा? दल। ठीक है, तो एक चरण में, एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाए तो उसको क्या कहेंगे? दल। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, हंसा बगुला एक सा, हंसा बगुला, हंसा बगुला एक से, एक से, रहत सरोवर माही, रहत सरोवर माही, और बगुला ढूंढे, ढूंढत माछली, बगुला ढूंढते माछली, माछली, और हंसा मोती खाए, हंसा मोती खाए। तो इस पद में अगर हम बात करें तो एक चरण कितने हैं? एक, यहाँ यति हो गई, 2, फिर ये तीसरा चरण और फिर ये चौथा चरण। ठीक है, और अगर बात करें सम और विषम की तो पहला चरण और तीसरा चरण ये हो गया क्या? विषम। और सम की बात करें तो दूसरा, और ये चौथा क्या हो गया? सम। तुक की बात करें तो ये ही और ही दोनों मिले तो ये क्या हो गया? तुक। ठीक है, और इसमें एक पंक्ति में एक चरण और 2 चरण 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया? दल। ठीक है, और इसमें इसमें कितने दल हो गए? 2 दल हो गए, एक तो ये, एक ये। दल कितने हो गए? 2। चरण कितने हैं? 4। ठीक है, चरण हो गए 4, दल कितने आपके? 2। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धावली या अर्धावली भी कहते हैं। इसको अर्धावली या अर्धावली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है, अर्धावली या अर्धावली। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, चरण तो 4 होते हैं, दल इसके कितने हो गए? 2। ये तुक हो गई, ये विषम और सम के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब है मात्रा, थोड़ी सी मात्रा के बारे में जानकारी ले लीजिए। छठा भाग, फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। जो मात्रा, मात्रा क्या है? मात्रा का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों हमने बचपन से ही पढ़ा है। जैसे छंद में जो मात्रा है वो अलग तरीके से लगती है। हमने पढ़ा है कि का की मात्रा है, की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, छोटा की, ये हम सीखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा, इसमें ये मात्रा नहीं लगती। छंद में केवल 2 मात्रा लगती है, लघु और गुरु। लघु और गुरु मात्रा लगती है। ध्यान रखना, गुरु बड़ा होता है, गुरु का अर्थ होता है भारी। छोटा गुरु का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य। गुरु गुरु में फर्क है। छोटा गुरु है उसको तो जो इस सीधा ही लिया जाता है। ठीक है, और ये जो गांठ लगा हुआ जो गुरु है इसको बोलते हैं बड़ा, भारी। ठीक है, बड़ा, भारी। ठीक है, और दीर्घ बोल सकते हैं। और इसका गुरु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, इसको गुरु कहते हैं। ठीक है, तो अब मात्रा के बारे में हम जानकारी करें तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगे समय को क्या कहेंगे? समय को, जो समय लगा है उसको हम क्या कहेंगे? मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं।
मात्रा कहते हैं। पाणिनि ने जो मात्राओं को समझाने के लिए कुक्कुट यानी मुर्गे का उदाहरण दिया है पाणिनि ने, उन्होंने कहा कि कु 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 इस प्रकार से उन्होंने बताया है, क्योंकि संस्कृत में 3 प्रकार की मात्राएं चलती है, ठीक है। इसमें आपके लघु और गुरु दीर्घ और प्लुत जो है मात्राएं चलती है, लेकिन हमारे हिंदी जो छंद है इसमें छंद में केवल 2 ही मात्रा चलती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, लघु और दीर्घ या इसको गुरु। तो लघु में आपके जो स्वर है ए, छोटी ई, ऊ और री, ये 4 जो स्वर से बने हुए जो अक्षर होंगे वो लघु मात्रा में आते हैं। बाकी जो बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये जो है बड़ी यानी गुरु मात्रा में गिने जाते हैं। और लघु मात्रा का अगर ये प्रतीक चिन्ह अगर छंद में गिने तो इसको खड़ी पाई के तरह लिखे जाते हैं, एक इस तरह से, ठीक है, आई की तरह अंग्रेजी में। और इस गुरु मात्रा को या इसको हम एस की तरह लिखते हैं, ठीक है। ये 2 इसकी गिनती है वो 2 में होती है, इसकी गिनती 1 में होती है, ठीक है। तो लघु में 4 स्वर होते हैं, गुरु में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इससे बने हुए जैसे अपने क है, की है, कु है, तो इनकी मात्रा कितनी लगेगी 1 1 1, ठीक है। ऐसे अगर का, बड़ी की ऐसे होगी तो इसकी मात्रा कितनी लगेगी 2। बाकी इनके और मात्रा निर्धारण के और नियम है जो हम अगले वीडियो में हमें पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद का बहुत महत्वपूर्ण है जो भाग है वो आपको मैंने समझाया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसको आप पूरी ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये देखोगे तो आगे की जो प्रक्रिया वो आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।